बिल में तकरीबन सब काम करा दिया था। द लास्ट पीरियड 7th पीरियड हम आज लिखेंगे, जिसके लिए मैंने आपसे कह दिया था कि उसका अंदाज बिल्कुल वो होगा जो हमने 6th पीरियड में रखा है। तो भाई बात इस तरह हुई कि ये बना है हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। जाहिर सी बात है समझने वाला था, तो इसके सारी बातें लिखाने के दौरान हमें आपको समझाने के लिए भी कुछ बातें बतानी पड़ी, और मैंने आपको बता दिया कि वो बातें समझने के लिए हैं, लिखने के लिए नहीं। तो जब हमसे इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाएगा डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे हमने भी लिखी कि इट इज द पीरियड बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल। फिर बताएंगे कि इसे पीरियड्स और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फिर हम पीरियड्स की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ग्रुप की फॉर्मल सी डेफिनेशन लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह हमने किया है। फिर ग्रुप की बातें नहीं आएंगी मजीद, और हम पीरियड की डिटेल्स बताएंगे। तो फर्स्ट से लेके 7 तक तमाम पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो हमने 6 पीरियड तक लिख लिए हैं। छठा पीरियड स्पेशल था, उसमें जो बातें की गई वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, और वही बातें हमें चैप्टर पीरियड 7 में भी करनी है। पहले कर लेते हैं, आपको भी अंदाजा हो जाता है। यस, दे वर सिमिलर टू 6th पीरियड। और फिर जैसा कि मैंने कल कहा था, दो और बातें आपसे करेंगे। एक ये कि थोड़ी सी इरेगुलरिटी आई थी, जैसे ही लेंथनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हुए थे, तो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हमें शो की थी, इसकी वजह भी बता देंगे। और बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखाना हमने सीखा थोड़ा थोड़ा, उसको कुछ और एग्जांपल्स के साथ क्लियर करें। तो सबसे पहले अपना 7वां पीरियड लिखकर इस सिलसिले को खत्म करते हैं। सेवन पीरियड शुरू के 5 पीरियड्स का अंदाज एक ही तरह का था, जिसमें हमने सिंपली अपने बनाए हुए चार्ट को ट्रांसलेट किया है सेंटेंसेस में। और 6 पीरियड थोड़ा सा हटकर, और अब 7th और 6th एक जैसे होंगे। तो 7th पीरियड में पहला पॉइंट बनेगा, इट इज द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हम आज 27 जून 2020 तक की बात कर रहे हैं, तो अब ये पीरियड इनकम्प्लीट नहीं रहा है, बल्कि अब से तकरीबन 2 साल पहले ये पीरियड कम्प्लीटली फिल्ड हो गया था, जब एलिमेंट नंबर 118 डिस्कवर हुआ था। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज एन इनकम्प्लीट पीरियड। लेकिन खुद मैंने भी अपडेट किताबें देखी हैं, तो अभी तक ये बात किसी ने भी अपने टेक्स्ट में शामिल नहीं। तो अभी तक हर किताब के जो नए से नए एडिशन भी आ रहे हैं, वो उसे इनकम्प्लीट पीरियड ही डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमारी किताब तो माशाल्लाह है भी काफ़ी पुरानी। तो उस किताब में इस वक्त मेरे सामने भी मौजूद है, तो मैंने उसमें खास तौर पर देखा, कहीं मैं भूल ना गया हूँ, 105 एलिमेंट्स तक का डाटा है। ये तकरीबन आज से 35 और 40 ईयर्स पहले का है। ये 1980s में एलिमेंट 105 तक हमारे पास थे। तो पिछले 30-35 सालों में हमने 13 एलिमेंट्स और डिस्कवर किए, तो ये पीरियड पूरा हो गया है। तो हम इसलिए वही बात लिख रहे हैं जो किताब की इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, और ये बात मैंने आपसे शुरू में भी कही थी, फिर याद दिला रहा हूँ, जज्बाती ना होइएगा इस बात पर कि वो हो नहीं हम तो अपडेट इंफॉर्मेशन लिख दें तो क्या होगा। इस अपडेट इंफॉर्मेशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। चैप्टर के आखिर में दिल चाहा तो मैं ज़रा इस पर और रोशनी डाल दूंगा, ऐसी एक्स्ट्रा बात है। अगर मुझे लगा टाइम है तो मैं मज़े की चीज़ होती है सुनने में मज़ा आता है, ज़रूर बता दूंगा। लेकिन मुख्तसर ये समझ लें, हमें प्रैक्टिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 92 नेचुरल एलिमेंट्स के साथ ताल्लुक रखना है। ये जो आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं जो 93 से शुरू हुए हैं,
अब उन्हें आप अपनी किताब की पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 105 मान लें, या नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से 118 तक ले जाएं। करना कराना हमें इनका कुछ है। हमें यूरेनियम के बाद जो आर्टिफिशियल एलिमेंट आते हैं 93 टू ऑनवर्ड, उन्हें पढ़ना ही नहीं है। तो फिर हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम तादाद कितना लिखें या हम अपनी मालूमात का रोक झाड़ 18 तक बता दें? ना, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा आसान और बेहतर बात यह है कि वन शुड फॉलो द बुक, और उसके हिसाब से ये है इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब ये इनकम्प्लीट है तो हम इसकी तादाद एलिमेंट्स की नहीं बताएंगे, और बल्कि सिर्फ ये बताएंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंजियम। इसका पहला एलिमेंट फ्रेंजियम है, और किताब के हिसाब से आखिरी तय ही नहीं हुआ है, अभी डिस्कवर हो रहा है। हाँ, अगर किसी का दिल चाह रहा है कि अब तो डिस्कवर हो गया है, तो जो आखिरी एलिमेंट है 118, उसका नाम है ओगेनिसोन। ये नोबेल गैस है। अब हमने तो 6 नोबेल गैसेस सुनी थी ना, ये 7वीं नोबेल गैस है। इसका सिंबल अगर मुझे सही याद है तो OG लिखा जाता है, और ये पढ़ाया था ओगेनिसोन। एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जनरल नॉलेज की बात है हमारे सिलेबस में। ये 2 बातें हो गई। तीसरे नंबर पर अब हम इसमें भी यही बताएंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन एस ब्लॉक, कौन पी ब्लॉक, कौन डी ब्लॉक, कौन एफ ब्लॉक, और उसी तरीके से बताएंगे जैसे 6th पीरियड में बताया था। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि दिस पीरियड इंक्लूड्स 2 elements of S block with valence shell configuration। अब सिस्टमैटिक चले, अगर 6th पीरियड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन थी 6s1 6s2, तो 7th पीरियड में क्या होनी चाहिए? 7s1 7s2। So this period include 2 elements of S block with valence shell configuration 7s1 and 7s। फिर 10 elements of D block with valence shell configuration। बहुत सारे तरीके हैं ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बिना याद किए लिखने के। एक तरीका ये है कि अगर आपने 6th पीरियड याद किया हुआ है तो जो 6th पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें एक एक नंबर ऐड कर दें, जैसे अभी ऊपर किया था। 6th पीरियड में लिखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन 6s1 6s2 है, तो अब हो गई 7s1 7s2। 6th पीरियड में लिखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो 10 हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1 से लेकर 6s2 5d10 तक, तो आप उसमें एक नंबर ऐड कर दें। 6s को 7s बना दें, 5d को 6d बना दें, तो हमें खुद ब खुद इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको मैंने खास तौर पर कल बताया था कि जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें उनके लास्ट ऑर्बिट और सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का तस्करा होता है। अब अगर मेरा पीरियड है 7, तो इसका लास्ट ऑर्बिट क्या होगा? 7th ही होगा, तो S 7 होगा, और उसके साथ जो D होगा वो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का होगा, तो उसका नंबर होगा 6। तो अब ये जो भी आप निशानी बनाते हैं, बात क्या बनेगी? 7s2 6d1 से लेकर 7s2 6d10 तक। This is the valence shell configuration for D block, and then 14 elements of F block with valence shell configuration अब आपको F ब्लॉक याद है जो हमने कल किया था, उसमें 3 सब शेल आते हैं। लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का S, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का D, और थर्ड लास्ट ऑर्बिट का F। तो अब यहाँ लास्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? पीरियड नंबर अगर 7 है तो 7s, सेकेंड लास्ट होगा 6d,
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और थर्ड लास्ट होगा 5f। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 7s2 6d1 5f1 से लेकर 7s2 6d1 5f14। और हमें याद आएगा इसमें भी वही इरेगुलरिटी है कि f को भरने से पहले हम d में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जो कि अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं करना चाहिए था। 7s के बाद डायरेक्ट 5f की बारी आती है, लेकिन जिस तरह 6 पीरियड में किया था इसी तरह यहाँ भी किया है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने टेक्स्ट के तौर पर पहले डी को दिया, तो हमें एफ पे जाने की जरूरत है, और उसी की रीजन पर आज हम बात भी करेंगे। तो वो यहाँ भी है। अब अगर मैं पूरा 6 पीरियड फॉलो करूं तो मैंने 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के बता दिए, 10 डी के बता दिए, 14 एफ के बता दिए, तो अब रह गए 6 पी के, जो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। आखिर हमने इसे इनकम्प्लीट कहा ही इसीलिए है कि इसके अभी सारे एलिमेंट नहीं आए हैं। उसूली तौर पर तो अगर मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो डी ब्लॉक के भी पूरे नहीं आए थे, लेकिन हमने डी के चलो फिर भी लिख दिए, लेकिन पी हम यहाँ नहीं लिखते 7 पीरियड, ताकि इस बात का अंदाजा रहे कि ये पीरियड हमारी किताब के हिसाब से अभी इनकम्प्लीट है। ये हो गए इसके 3 पॉइंट्स। और आखिरी पॉइंट इसमें भी वही लिखा जाएगा जो 6 पीरियड में लिखा गया था, अबाउट द एक्सेप्शनल केस। देयर इज एन exceptional case where an electron enters in 6d before accommodating 5f। तो अब ये इस तरह मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसे आप कहेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म की डेफिनेशन से बिगिन हुए, पीरियड ग्रुप्स की डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद डिटेल ऑफ पीरियड्स कहकर सातों पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। 1 से लेके 5 तक में कैरेक्टरिस्टिक्स 3-3 थे, और आखिरी दोनों में हमने 4-4 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें से एक पॉइंट को थोड़ा ज्यादा इलेबरेट भी करता है। सो अब ये एक ऐसा सवाल बन गया जो इम्तिहान में 5 या 6 मार्क्स का आता है। इसे चूंकि अब जाहिर सी बात है पेपर इस किताब से तकरीबन 29 साल से पेपर बन रहा है, तो ये ज्यादा अरसा हो गया है, तो इन्होंने बहुत मुख्तलिफ अंदाज से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ज्यादातर अंदाज यही रहा है कि डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यू आर सपोज्ड टू राइट ऑल दीज स्टफ। कभी कभी उन्होंने एक आधी दफा, मुझे याद पड़ा है, वो भी आज से 10-12 साल पहले, सवाल यूं पूछ लिया था कि डिफाइन शॉर्ट पीरियड्स एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर ऐसा सवाल पूछेंगे तो थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है। इसका मतलब पूरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 पीरियड्स के बारे में बताना है। व्हेन दे से शॉर्ट पीरियड्स, इसका मतलब है सेकंड और थर्ड पीरियड, जिसमें 8-8 एलिमेंट आते हैं, और लॉन्ग पीरियड्स हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, जिसमें 18-18 एलिमेंट्स आते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं 4 के बारे में बताएंगे, आगे और पीछे के और पीरियड बताने की जरूरत नहीं थी, वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। तो इसी अंदाज की चीजें वो चाहें तो अल्फाज बदल कर आपसे पूछ सकते हैं। अब ये बात पूरी हो गई, अब वो 2 छोटे छोटे मसले हल कर लेते हैं। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रीजन बता दें। मैंने कल आपसे कहा था ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि अगर आप खासतौर पर एक चीज बताएं और इस तरह लिख भी दें एक्सेप्शनल केस, तो फिर हर बच्चे का दिल में एक उलझन सी आ जाती है, वजह क्या है बता क्यों नहीं रहे। इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, और पेट में दर्द जो हो रहा है वो दूर हो जाए, वरना इससे हमें ताल्लुक नहीं है, सुनकर भी एहसास हो जाएगा। भाई बात सीधी सी वही है कि जब आपको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं, तो हम आपको इवन कॉपर और क्रोमियम वाला जो केस मैंने खास तौर पर हाफ फिल और फुल फिल वाला बताया था, वो भी नहीं बताते। इट्स नॉट इन सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर। जब 9th में पढ़ाते थे तो एसपीडीएफ नहीं पढ़ाते थे, हम केएलएम से और करवा लेते थे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पढ़ाई के लिए ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों का मैच्योरिटी लेवल और मालूमात देकर उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। वक्त से पहले कोई बात बता दी जाए तो वो उलझन ही पैदा करती है, इसलिए ख्याल रखते हैं।
तो फर्स्ट ईयर में खास तौर पर जिन टीचर्स को सही अंदाजा है कॉम्प्लिकेशंस का, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को कभी भी 50 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते, क्योंकि उसमें ये मसाइल आ जाएंगे। और अगर आप उसे गलत वाले को सही कर दें तो भी उलझन, सही बताएं तो बच्चा परेशान, पत्नी क्या बता रहे हैं। अब चूंकि ये तस्करा आया है तो हम आपको बताते हैं, कोई वॉयलेशन नहीं है। सीधा सा हिसाब ये है कि अफवाह प्रिंसिपल कहता था इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम। जब हम लेंथनम पर पहुंचते हैं तो हमें क्या उलझन आती है। लेंथनम में इलेक्ट्रॉन आखिरी जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 6s, ठीक है। जबकि 6s के साथ अब बारी किसकी आती है, इन एक्चुअल अकॉर्डिंग टू n+l रूल और अफवाह प्रिंसिपल, वो आती है 4f की। प्रॉब्लम ये आती है कि 4f और 4f और 5d, इन दोनों सब शेल्स की एनर्जी में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है। यानी अगर हम इन दोनों की एनर्जी की वैल्यूज प्लॉट करें, हम ग्राफ्स के जरिए बताते हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल इज वेरी माइनर। और छोटी छोटी सी चीजों पर ये चेंज हो जाता है, यानी कभी 4f की एनर्जी कम हो जाती है, कभी 5d की एनर्जी कम हो जाती है। और लेंथनम में होता ये है कि 5d की एनर्जी 4f की एनर्जी से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए लेंथनम का इलेक्ट्रॉन पहले 5d में चला जाता है। अच्छा भाई, ये तो लेंथनम ने कर दिया। फिर बारी आई सीरियम की, जो उसके बाद वाला एलिमेंट था, उसमें क्या हुआ, उसमें भी यही हुआ। 6s2 तो उसने भर दिया। अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है जी, 5d की, तो एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया। लेकिन अब मैंने जैसे कहा, यहाँ मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ एनर्जी में इतना क्लोज रिलेशन रखते हैं कि छोटी छोटे से इवेंट से ये वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, 5d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और 4f की एनर्जी कम हो जाती है। तो अब अगले इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, ऑब्वियसली उसे 4f में जाना चाहिए। तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है। इस 6s2 के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया, क्योंकि 5d की एनर्जी थोड़ी सी 4f से कम थी, लेकिन आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ 4f बिकम्स लेस देन 5d, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन 4f। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने कोई वॉयलेशन नहीं की है, बल्कि उसने तो वही रूल अपनाया है, जिसकी एनर्जी कम होगी मैं उसमें पहले जाऊंगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी मैं उसमें बाद में। प्रॉब्लम ये आया कि एनर्जी की वैल्यूज इतनी कॉम्प्लिकेटेड और क्लोज हैं कि वो हल्की फुल्की वेरिएशन से ऊपर नीचे हो रही हैं। बिलीव मी, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हम में से कोई अगर इतना तजस्सुस रखे और वो इन तमाम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आगे देखे, तो उसमें इससे भी ज्यादा गड़बड़ है। क्योंकि इन दोनों की एनर्जीज का मामला ऐसे ही है कि कभी किसकी ज्यादा कभी किसकी, तो ये बहुत ज्यादा रेगुलर तरीके से नहीं है। इसीलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ाते ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था आप आगे चलकर आफ्टर पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, डी ब्लॉक का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, मगर एफ ब्लॉक की जितनी बातें हमने इस चैप्टर में बताई हैं बस वो चलेंगी, इससे ज्यादा हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। एंड द रीजन इज, इस गड़बड़ घोटाले की वजह से कि एफ ब्लॉक में आकर मैंने तो 2 का तस्करा किया, बात और पूरी कर दूं तो ये तीनों 6s 5d और 4f, इन तीनों की एनर्जी में इतना क्लोज रिलेशन है कि कभी किसी की एनर्जी कम हो जाती है, कभी किसी की एनर्जी कम हो जाती है। नतीजा ये है कि पूरे एफ ब्लॉक में हमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज मिलती हैं, जिनमें से एक का तस्करा हमने आपसे किया है, बाकी तो हम बता भी नहीं। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि हमने अफवाह प्रिंसिपल वॉयलेट किया है, अफवाह प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस सब शेल में पहले जाता है जिसकी एनर्जी कम हो। कॉम्प्लिकेशन ये आई है कि एनर्जी का ऑर्डर उतना सिंपल नहीं रहा जितना सिंपल हमने उस क्रॉस नक्शे की मदद से बनाया था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, ये जो आपने क्रॉस लाइनिंग की ये निशानी है, ये कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं था। तो उस निशानी से चूंकि हमारा मामला हल हो जाता है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। यहाँ आके बस थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो ये सिर्फ तसल्ली के लिए आपको बता दी रीजन, ये बात यहाँ खत्म है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम, ये बहुत बहुत है
क्योंकि ये जहन में रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि जवाबात बड़े बड़े हैं। अब आपने खुद लिख लिया, अंदाजा लगाएंगे कम से कम जिसकी राइटिंग थोड़ी ज्यादा खुली खुली ना भी हो तो भी उसके 2+ पेजेस भर जाते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज के इस सवाल में। और अगर मैं बहुत तेज स्पीड से भी लिखूं तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इस पूरे को लिखने में। ये आज तक कभी मेरी याददाश्त में तो ये भी है कि ये 6 मार्क्स का भी नहीं आया, ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 4 मार्क्स का। तो अब आप खुद फैसला कीजिए, अगर मैं 4 मार्क्स के सवाल या 5 मार्क्स के सवाल के लिए 15 मिनट भी लगा दूं तो ये तो मेरे लिए बड़े घाटे का सौदा है। पेपर कैसे कंप्लीट होगा? तो उसके लिए बैलेंसिंग किस तरह होती है कि पेपर वाले खासतौर पर इनऑर्गेनिक सेक्शन में, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो रट्टे के हिस्से हैं ही नहीं ना, तो इनऑर्गेनिक में वो क्या करते हैं, सवालात को बैलेंस करते हैं। अगर उन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया है तो उसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देंगे जिन्हें कोई टाइम ही नहीं लगता है, जिनमें 4 मार्क्स शायद 1 मिनट भी ना लें आपका। तो अब बच्चे को दोनों तरह के सवालात अगर आते होंगे तो उसका टाइम बैलेंस हो जाएगा। वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के पीछे पढ़ा रहा है जो डिस्क्रिप्टिव है तो उसको टाइम शॉर्ट लगेगा। तो अब ये जो काम है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला, ये ऐसा ही एक काम है कि हम चंद एलिमेंट्स के नंबर आपको दे दें और आपसे कहें कि आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख के, इट वुड हार्डली टेक 2 मिनट्स अगर मैं आपको 4 एलिमेंट दूं। 4 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट के काम पे। तो इस तरह बात बन जाएगी। ऐसे आगे भी बहुत सवालात आएंगे जिसमें हम क्या नोटिस करेंगे, कुछ चीजें बहुत डिस्क्रिप्टिव है और कुछ चीजें इतनी से, मिसाल के तौर पर इक्वेशंस पूछने का सवाल तो बहुत ही आएगा ना, वो तो बहुत आएंगे सवाल जिसमें क्या होगा, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, नो डिस्क्रिप्शन इज अलाउड। सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन आती है तो एक लाइन की इक्वेशन लिखने में कितनी देर लगेगी, 10 सेकेंड। वो नहीं आती तो फिर तो दुआएं मांग के लिखनी है ना, फिर तो हम टाइम का हिसाब लगा ही नहीं सकते। तो आइए मैं आपके लिए कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ और फिर उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और हम आपसे कह रहे हैं कि राइट डाउन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो आप क्या करेंगे? ये एक सवाल आ रहा है सादिया का, बेटा पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं जरा और जोर से बोल लेता हूँ, लेकिन आप एक दफा डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाइए क्योंकि आपके नेट में भी खराबी हो सकती है। ठीक है बेटा? ओके, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आइए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या तरीका बताया था कि आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये इसकी कंप्लीट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। अब फैसला करना है इसमें से वैलेंस शेल कौन सी है। तो इसके लिए क्या देखना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में गया है। तो अगर ये 4s में गया है तो 4s इसका वैलेंस शेल हो गया, या 4s से इसका ब्लॉक पता चल गया कि ये s ब्लॉक है। मैंने आपको क्या निशानी बताई थी, अगर आपके पास s ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका सिर्फ एस सब शेल लेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे आखिरी लास्ट एस सब शेल, ये इसका वैलेंस शेल होगा। अगर आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसका लास्ट एस और पी सब शेल लेंगे, यानी पूरा लास्ट ऑर्बिट। अगर आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो आपने क्या करना है, उसका लास्ट एस और डी सब शेल लेना है। और अगर आपके पास एफ ब्लॉक आएगा तो आपको आखिर के 3 सब शेल लेने हैं, यानी लास्ट एस, उससे पहले वाला डी एंड एफ सब शेल लेना। ये एक तरह से आप अपने पास निशानी बना के रख सकते हैं जिसे हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब चूंकि मेरा एलिमेंट एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में तो सिर्फ हमें एस सब शेल लेना है आखिरी वाला। इट मींस इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2। सीधा सीधा हिसाब हो गया। अच्छा भाई, अगली एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि मैं चाहूंगा हर टाइप की एग्जाम्पल जरूर ली जाए। और मेरे पास एलिमेंट आ गया, फर्स्ट कर लीजिए 16 एटॉमिक नंबर। मैंने कहा लिखिए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। आपने सबसे पहले इसकी कंप्लीट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और अब आपने
कहा चूंकि ये पी पर खत्म हुआ है सर तो ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में हमने फौरन देखा क्या लिखा है, पी ब्लॉक में आप आखिरी एस और पी दोनों को वैलेंस शेल लेते हैं, इसका मतलब है एस और पी ये दोनों वैलेंस शेल हो गए। तो हमने क्या लिखा, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। फिर हमने कहा ओके एक और एग्जांपल दे हैं। अब एग्जांपल हमने ली 26। पहले इसकी फुल और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 s2 3p6 ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमने क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन में गया है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस शेल की हमने क्या लिखा हुआ है कि लास्ट का एस और उसके साथ डी ये दोनों को हम वैलेंस शेल कंसीडर करेंगे। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है एस और डी, तो हमने इसके लिए लिख दिया कि इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3d6। सेम इसी तरह अब अगर एक एग्जाम्पल इन भाई की भी लिखने जो अपने आप को एफ ब्लॉक कहते हैं, जरा लंबा काम होगा लेकिन बहरहाल कोई हर्ज नहीं है। 59 इसका नाम होता है प्रोसियोडाइमियम। तो प्रोसियोडाइमियम सिंबल PR है, बहरहाल कॉमन सा एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 और 4f2। ये है पूरी, आप गिनती गिनकर देख लीजिए, ये एग्जैक्ट 59 बनेंगे। चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में गया है इसलिए हमने क्या तय किया, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, साफ साफ लिखा है 3 सब शेल लेंगे, लास्ट का एस, उससे पहले का डी, उससे पहले का एफ, बिल्कुल इसी तरतीब से ये सामने लिखे हुए तीनों के। तो इसका मतलब है इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई 6s2 5d1 4f2। इस तरह मैंने आपके सामने एक दफा तो 6th पीरियड में यही काम थोड़ा सा किया, और अब हर एक का, भाई 4 ही तरह के तो एलिमेंट्स हैं S P D F, चारों से एक एक एग्जाम्पल पिक करके आपको बता दिया ताकि कोई उलझन ना रहे। F ब्लॉक सिर्फ मैंने इसीलिए यहाँ लिखा और उसकी भी एग्जाम्पल दे दी कि कहीं आपके दिल पर ना बात आ जाए सर F ब्लॉक को जो है मुझसे चौथीलेपन का सलूक कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट इज क्योंकि ये मेरे सिलेबस में नहीं है इसलिए बहरहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इनमें से कोई आए, लेकिन एहतियातन सब का हमने आपको बताया, तो ज्यादा जोर बहरहाल एसपीडी पर ही रहेगा। तो अब ये हो गई पूरी बात लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसमें आने वाली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बातें कर ली। अब जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि हम बेशक लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन में सिर्फ पीरियड्स की डिटेल बताते हैं, इससे वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ताल्लुक ग्रुप्स की डिटेल से, यानी पढ़नी हमें ग्रुप्स की डिटेल भी है, लेकिन उसका क्वेश्चन मैंने कह दिया था कि अलग आता है। तो अब हम उसी की बात करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन और पीरियोडिक टेबल का एक एस्पेक्ट खत्म हो गया। पीरियोडिक टेबल को एक व्यू से देख लिया हमने पीरियड वाइज, अब हम उसी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पीरियड सिस्टमैटिक था, मैंने कोशिश की इसे सिस्टमैटिक तरीके से बताऊं भी और लिखवाऊं भी। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया और उसके हिसाब से तमाम पीरियड्स में लिखा। ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस छठे और सातवें पीरियड में कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा हो गई, बट स्टिल द ओवरऑल क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल एंड द इंफॉर्मेशन वाज वेरी वेल पैटर्न और सिस्टमैटिक। तो जिस बच्चे ने समझा है उसे शायद एज इट इज रट्टा लगाना ना पड़े, उसे बहुत हेल्प मिलेगी उस पर्टिकुलर चार्ट से और वो कुछ आसानी फील करेगा याद कर। लेकिन जो अब ग्रुप्स आप पढ़ने जा रहे हैं वो पीरियड से भी ज्यादा सिस्टमैटिक हैं, और उसमें पीरियड में तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हमने 6th 7th में कर दी थी, यहाँ तो वो भी नहीं होगी।
इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है, इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है, सवाल बहुत ही आसान बन जाता है कि ग्रुप्स की डिटेल बताइए। दैट्स व्हाई ग्रुप्स की डिटेल एज डिटेल ऑफ ग्रुप्स करके कोई क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि हम जो ग्रुप्स की डिटेल पढ़ेंगे वो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में हमारी हेल्प करते हैं, और फिर हम इसके साथ इसी को बेस बनाकर आगे पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। तो है बड़ी अहम बात। तो आइए अब थोड़ी सी बातें इसकी कर लें। तो सबसे पहली बात, ग्रुप्स अलग से एक तारुफ इनका हो चुका है कि ये वर्टिकल कॉलम है, इनको हमने दो फैमिलीज में डिवाइड किया है। हर फैमिली में 8 ग्रुप्स हैं। तो उसमें से जो फैमिली ए है उस हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो 8 ग्रुप हैं इसमें 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8। जो चीज इस तरह लिखकर दिखाने से मुराद है वो ये है कि तमाम ग्रुप्स जो फैमिली ए में हैं उनके नाम के आगे कैपिटल ए बनाएंगे ताकि पता चले इनका ताल्लुक फैमिली ए से है। और ग्रुप का जो नंबर है उसे रोमन में लिखा जाएगा। तो ये एक तरह की नोटेशन है। भाई अब इसमें जज्बाती नहीं होना है। मिसाल के तौर पर कोई कह दे मैं तो 8A ऐसे लिख दूंगा, बजाय आपके कहने के मुताबिक ऐसे लिखने के, तो क्या कयामत आ जाएगी भाई? कोई कयामत नहीं आएगी। ये 8A भी 8A ही है, तो ये थोड़ी कि ये बस का नंबर है भाई। लेकिन जो एक साइंटिफिक चीज है ना वो ये कहती है कि ये अंदाज स्टैंडर्ड है। तो अगर कहीं भी आपने लफ्ज 8A लिखा तो केमिस्ट्री की किताब में पढ़े लिखे लोगों से उसे फौरन समझ जाएंगे कि दिस इज द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक। लेकिन अगर आप अनयूजुअल तरीके से लिखेंगे जो कि राइज नहीं है, जो कि कॉमन नहीं है, तो भी हम बात तो समझ जाएंगे। बस फिर हम ये चाहेंगे कि आप अपने जवाब में मेंशन कर दें कि ये 8A पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को मैंने कहा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे फिजिक्स में आप डिस्टेंस को कभी आर से जाहिर करते हैं, डिस्टेंस को कभी एक्स से जाहिर करते हैं, डिस्टेंस को मैट्रिक में स्मॉल एस से जाहिर करते थे। तो अगर आप कोई नया सिंबल लेते हैं तो सिर्फ आपका काम ये होता है कि अपने जवाब के शुरू में बता दें कि ये सिंबल मैंने इस बात के लिए लिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई इस तरह लिख दे तो भी हम उसे कोई बुरा नहीं मानाएंगे, और इस तरह तो लिखना ही चाहिए, ये तो असल सिंबल है। ठीक है ना? इसी तरह फैमिली बी, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसमें इसी तरह हम 1B से लेकर ऐसे लेकर 8B तक इसका भी सिंबल है। इस तरह टोटल है 16 ग्रुप, 8 फैमिली ए के और 8 फैमिली बी के। अब जब हम ग्रुप्स की डिटेल पढ़ेंगे तो हम इन तमाम 16 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप देखेंगे और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप देखेंगे। ये होगा हमारा तरीका। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसका मतलब ये है कि हम जब ये ग्रुप्स की डिटेल आपसे शेयर करेंगे तो हम आपको पहले वो ट्रिक बताएंगे, और जब हम आपको वो ट्रिक बता देंगे तो फिर हमें शायद ग्रुप्स की अलहदा अलहदा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम इतना आसान होगा कि आप आसानी से खुद से तमाम ग्रुप्स की डिटेल लिख लेंगे। लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्चुअल है, समझ कर लिखना होगा। वो कहते हैं ना, केयरफुल अंदाज से, कहीं हल्की सी लापरवाही से बात गलत भी हो सकती है। तो हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फैमिली पीरियड्स में किया था, पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे आपने, और उसमें आपको अपनी ट्रिक समझाएंगे जो आपने समझनी है। फिर यही बात कह दूं, यानी ये टेबल याद करने बैठ जाए, और फिर हम एक एक करके तमाम ग्रुप्स के बारे में इंशाल्लाह अगली दफा लिखेंगे। अब जहां तक इस वक्त मैंने आपसे बको से के साथ बात की है, इस ग्रुप वाली बात को छोड़कर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक,
ये हमारे मंडे के टेस्ट ट्यूसडे के टेस्ट के टॉपिक में शामिल होगा। पहला टेस्ट जब आपने दिया था दैट वाज अ वेरी बेसिक थिंग, जिसमें ज्यादातर हिस्ट्री की बातें थी, तो क्वेश्चंस भी थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और ज्यादातर इसी बात पर मुबनी थे कि आपकी फैक्चुअल नॉलेज कितनी अच्छी है। लेकिन अब हमने एक जरा बड़ा हिस्सा पढ़ लिया, उसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स भी पढ़े, फिर हमने सबसे अहम चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, उससे हमने लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल बनाया और उसी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। स्टिल इस चैप्टर की थोड़ी सी चीजें बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीक में मुझे उम्मीद है पूरी हो जाएंगी, लेकिन टेस्ट में हम यहाँ तक लेंगे और टेस्ट का फॉर्मेट अभी भी वही रहेगा कि हम आपको एमसीक्यूज देंगे और अब शायद 10 से जरा ज्यादा दे दें आपको, एमसीक्यूज 15 होंगे, तो अब ये एमसीक्यूज के बेस पर ही बनेगा अभी भी पेपर, और आप इसको उसी तरह से आंसर करेंगे जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट में किया। तो किसी को पूछनी है यहाँ तक की बात पे तो वो पूछ ले, वरना फिर हम क्लास एंड करें, क्योंकि अब मैथ बायो की क्लास से पहले आपको 10 मिनट का गैप भी देना है। तो ऐमन जल्दी से पूछ लीजिए बेटा, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर, जो इससे पहले वाली स्लाइड थी जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन लास्ट नंबर की लिखी थी एफ ब्लॉक के लिए, ग्रुप शेयर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी एफ ब्लॉक या एफ ग्रुप के लिए, अब इससे पहली वाली स्लाइड में सर उसके लास्ट में आपने 5D पहले लिखा है और 4F बाद में लिखा है। जी हाँ, ये रही, इसकी बात कर रही हैं जी। सर इसके बाद जो आपने स्लाइड्स बनाई थी जिसमें आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये वाली, ये राइट सर, 59 नंबर में आपने लास्ट में 6S2 5D1 और 4F2 लिखा है, जबकि ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से तो 5P देन 6S 4F देन 5D। तो ये थोड़ा समझा दें, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। क्लास ली नहीं, ये जो सारी बात मैंने लिखी है इससे पहले मैंने इसी चीज को पूरी तरह समझाया था कि दिस इज द इरेगुलरिटी, यही तो हमने आखिरी लिखी भी है बात। ये सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमने ये लास्ट पॉइंट कल भी लिखा था और अभी भी लिखा है, exceptional case when an electron enters in E before accommodating 5F, ये उसमें भी कहा था, इसमें भी। लेंथेनाइट एक्टिनाइट दोनों में एक इरेगुलरिटी ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन 5D में देते हैं, उसके बाद 5F वाले को शुरू करते हैं, और उसका रीजन भी यहाँ यही बताने की कोशिश की थी कि इस पर्टिकुलर हिस्से में पहुंचकर जब हम 6th पीरियड में आते हैं तो ये जो D और F वाले ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान एनर्जी की गैप में बहुत मामूली सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफी इरेगुलरिटीज आती हैं। तो उसूली तौर पर इलेक्ट्रॉन 5F में जाना चाहिए और जाता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन करके कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 6D में जाएगा, उसके बाद फिर सारे इलेक्ट्रॉन F में। तो इस इरेगुलरिटी की वजह है एनर्जी का बहुत ही मामूली सा गैप, जो थोड़ी थोड़ी सी चीजों की वजह से कभी 4F आगे निकल जाता है, कभी 6D आगे निकल जाता है। तो ये पूरी चीज हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम ध्यान दिलाने के लिए आपके सिलेबस में बस ये बात याद कर ली, यही काफी है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अब हम यहाँ आपकी एंड, अब आप मैथ्स और बायो की तैयारी करें।